ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। कमलानगर में बदमाशों ने दिया लूट की घटना को अंजाम। पूरी घटना हुई सीसीटीवी में कैद। पुलिस को है मिली भगत होने का शक। लापता हुए आशु मामले में दोषी रोशनी चढ़ी पुलिस के हत्थे। हाई प्रोफाइल मामले में अभी तक कई पुलिस अधिकारियों पर गिर चुकी है गाज। ताजनगरी पधारे कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव। सर्किट हाउस में पत्रकारों के सवालों के दिए जवाब। और महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर शहर भर में निकाली गई शोभा यात्रा। क्षत्रिय समाज के लोगों के अलावा राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों ने की शिरकत। और अब खबरें विस्तार। थाना न्यू आगरा के कमलानगर स्थित अजंता स्वीट के सामने दिन दहाड़े एक्टिवा सवार दो युवकों ने एक युवक से रुपए की ठेले छीन ली और फरार हो गए। इस घटना के बाद पीड़ित युवक ने शोर मचाया, लेकिन जब कोई मदद के लिए नहीं आया तो वो खुद ही मोटरसाइकिल लेकर बदमाशों का पीछा करने निकल गया, लेकिन वापस नहीं लौटा। ये पूरी घटना दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन पुलिस अभी तक इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। घटना थाना न्यू आगरा के कमलानगर क्षेत्र की है, जहां दिन दहाड़े बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाशों की ये पूरी घटना स्थानीय मिठाई शोरूम के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला कमलानगर के अजंता डेयरी स्वीट शोरूम के बाहर का है। जब एक व्यक्ति इस शोरूम से मिठाई खरीदकर बाहर आया, तभी हेलमेट पहने दो युवक एक्टिवा से आए और युवक के हाथ में लगी पैसों की थैली लेकर फरार हो गए। इसके बाद पीड़ित ने बदमाशों को पकड़ने के लिए उनका पीछा भी किया। इस दौरान पीड़ित चिल्लाता रहा कि उसके 4.5 लाख रुपए बदमाश लूट ले गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जो युवक बदमाशों के पीछे गया था वो लौटकर नहीं आया। उधर ये पूरी घटना मिठाई शोरूम में लगे कैमरे में कैद हो गई, लेकिन सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पूरी लूट को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी लूट को प्री प्लान से अंजाम दिया गया हो। उधर पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना जीवन ज्योति बीमा योजना का शुभारंभ करने आगरा आए केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु, जिन्होंने कमलानगर के सरस्वती विद्या मंदिर में इस बीमा योजना का शुभारंभ किया। रेल मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने प्रधानमंत्री की इस महत्वाकांक्षी बीमा योजना का गुणगान करते हुए इसे गरीबों को समर्पित बताया। देश के हर गरीब, मजदूर और किसान को फायदा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ किया है। उन्हीं में से एक योजना का शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलकत्ता में शुभारंभ किया। इसी के साथ आगरा आए रेल मंत्री ने भी इस योजना को अमली जामा पहनाया, जिसमें अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना अहम रही। इसमें बहुत सारे गरीब परिवार ऐसे हैं कि जिनके लिए उन्होंने कभी इंश्योरेंस का नाम सुना ही नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों की इस दिक्कत को ध्यान में रखते हुए आज से 3 परियोजना की शुरुआत की है। पहली परियोजना यह है कि जो गरीब लोग किसी भी कारण काम करने की स्थिति में नहीं है, काम करने से ही उनको जो आमदनी मिल रही थी वो अभी बंद हो जाने वाली है, ऐसे किसान मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री जी ने अटल पेंशन स्कीम की योजना शुरू की है। जिस तरह से भाजपा सरकार के लिए कहा जा रहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, शायद इसी स्लोगन को अब भाजपा सरकार अमल में लाकर जनता का दिल जीतना चाहती है। शनिवार को आगरा आए रेल मंत्री ने आने वाले 5 सालों में रेल विभाग के विकास में 8.5 लाख करोड़ के निवेश की बात कही है। साथ ही बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि पर हुए किसानों के नुकसान पर अपनी सरकार का पक्ष रखते हुए उनका कहना था कि उनकी सरकार ने किसानों के हित में तुरंत कार्रवाई की है। 8.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश रेलवे में करने का निर्णय किया है। रेलवे ने आज तक पिछले 15-20 साल में 25 साल में जितना निवेश किया हुआ तो 5 साल में इसलिए करेंगे क्योंकि आपको पता है यूपी में, बिहार में रहने वाले लोग हैं, यहाँ पे ट्रेन इतनी लेट आती है, ट्रेन जब आती है तो उसमें इतनी भीड़ होती है, लोग एम्बुलेंस जा करके बाहर भी नहीं आते।
इसका कारण यह है कि आबादी बढ़ गई, लेकिन उसके हिसाब से हमने निवेश नहीं किया, और उसका कारण यह है कि रेलवे आज पूरी तरह से एक बहुत कठिन समय से गुजर रही है। बड़े पैमाने पे कहीं ना कहीं बारिश हुई जब नहीं होनी चाहिए थी, ओले गिरे जब उसकी जरूरत नहीं थी, फसल बनी हुई थी वो भी बर्बाद हो गई। नगर निगम में सॉलिड वेस्ट उठाने वाली गाड़ियां अब बिना नंबर के सड़कों पर नहीं दिखाई देंगी। जी हां, उपनगर आयुक्त ने सभी वाहन चालकों को आदेशित किया है कि कोई भी वाहन बिना नंबर का सड़क पर नहीं चलेगा। साथ ही जिन वाहनों पर नंबर नहीं होंगे उन वाहनों को मिलने वाला डीजल भी रोक दिया जाएगा। सरकारी कार्यालयों में नियमों की अनदेखी कोई नई बात नहीं है। जहां आम जनता के लिए सभी नियम कायदे कानून होते हैं, वहीं सरकारी दफ्तरों में इन नियमों का कोई वजूद नहीं होता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नगर निगम के वाहनों की, जो बिना नंबर के ही सड़कों पर दौड़ते दिखाई देते हैं। वो भी तब जब कई बार आरटीओ विभाग से उन्हें पत्र भी प्राप्त हो चुका है, जिसमें विभाग ने निगम के वाहनों पर नंबर न होने का हवाला देते हुए नंबर डलवाने की बात कही। लेकिन निगम अधिकारियों पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ताज न्यूज ने इस बाबत उपनगर आयुक्त अनिल कुमार से बात की तो वो इसे गंभीरता से लेते हुए दिखाई दिए। उनका कहना था कि उन्होंने जानकारी होते ही सभी वाहनों को इस बात से अवगत करा दिया है कि बिना नंबरों के वाहनों पर अब सख्ती दिखाई जाएगी। साथ ही अब बिना नंबरों के वाहनों को निगम की ओर से मिलने वाला डीजल भी नहीं मिलेगा, जब तक कि उनके वाहन पर नंबर अंकित नहीं हो जाते। गौरतलब है कि निगम के वाहन डलाब घरों से कूड़ा उठाकर डंपिंग ग्राउंड कुबेरपुर तक जाते हैं और कई बार ये वाहन बिना कूड़ा उठाए ही डीजल भरवा देते हैं, जो बिना नंबरों के पता कर पाना आसान नहीं कि किस वाहन ने कब और कितने चक्कर लगाकर कूड़ा उठाया, जिससे कई बार निगम में तेल के खेल का भी आरोप लगता रहा। ऐसे में उपनगर आयुक्त के इस आदेश के बाद ऐसे आरोपों में कमी आएगी, तो वहीं अब हर वाहन की पहचान भी आसानी से हो सकेगी। आगरा में ना तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का कोई महत्व दिखाई देता है और ना ही मंडलायुक्त के आदेशों का। यही कारण है कि तमाम आदेशों के बाद भी यमुना में भैंसों का तैरना निरंतर जारी है, जबकि हाल ही में हुई टीटीडीएस की बैठक में मंडलायुक्त ने इस पर नाराजगी जताई थी। बावजूद इसके जिला प्रशासन इस ओर से मूक दर्शक बना हुआ है। यमुना को प्रदूषण से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आए दिन नए नए आदेशों को लागू करने के आदेश देता है, ताकि यमुना को प्रदूषण से मुक्ति दिलाई जा सके। पर शायद आगरा के प्रशासनिक अधिकारियों को ना तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की परवाह है और ना ही मंडलायुक्त प्रदीप भटनागर के आदेशों की, जिसके चलते वर्षों से लागू आदेशों को आज तक लागू नहीं किया जा सका और भैंसों का यमुना में स्नान करना आज तक जारी है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में हुई बैठक में मंडलायुक्त ने बैठक में अंबेडकर पुल से लेकर यमुना किनारे रोड तक एक दीवार बनाए जाने के आदेश जारी किए थे, ताकि भैंसों का प्रवेश यमुना में जाने से रोका जा सके और यमुना को प्रदूषण से बचाया जा सके। लेकिन अभी तक ना तो कोई दीवार बन पाई है और ना ही भैंसें यमुना में जाने से रुक पा रही हैं। बहरहाल प्रशासन कब तक इस गंभीरता से विचार करता है, ये देखने वाली बात होगी। आगरा में हर रोज हजारों देशी विदेशी पर्यटक ताज दीदार के लिए आते हैं, जो आगरा की टूटी फूटी सड़कों को देखकर अपने साथ क्या छवि शहर की लेकर जाते होंगे, ये आसानी से समझा जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान टॉकीज चौराहे पर पुल के नीचे बने बड़े बड़े गड्ढों की, जिसमें गिरकर अब तक कई वाहन चालक चुटेल हो चुके हैं, लेकिन सरकारी मशीनरी को इस बात से कोई सरोकार नहीं। कहने को आगरा पूरी दुनिया में ताजमहल की खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर आगरा शहर की बात करें तो यहाँ का नजारा देख खुद आगरा वासी भी सरकारी मशीनरी की लापरवाही और उदासीनता से आजिज आ चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आगरा शहर की सड़कों पर बने गड्ढों की। भगवान टॉकीज चौराहे पर पुल के नीचे बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जो शहरवासियों को तो दिखाई देते हैं, लेकिन शायद प्रशासन या संबंधित विभाग को दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि महीनों बीत जाने के बाद भी आज तक इन गड्ढों को ठीक नहीं कराया गया। इस बारे में जब उपनगर आयुक्त से बात की गई तो उन्होंने जल्द ही इन गड्ढों को भरवाने का आश्वासन दिया। लापरवाही के साथ साथ असल में जो गाड़ियों का आवागमन है वहाँ, उससे कच्चे गड्ढे भरवा दिए थे। आज हमने अपने जेई साहब को बुला के कह दिया इनको पक्के गड्ढे भरवा दिए जाए, जिससे भविष्य में ये गड्ढे पुनः ना हो। गौरतलब है कि हाईवे की सड़कों की पूरी जिम्मेदारी हाईवे अथॉरिटी की होती है, जिससे गड्ढे भरवाने से लेकर सड़क बनाने तक की जिम्मेदारी निभानी होती है। लेकिन लापरवाही और उदासीनता के चलते आए दिन हाईवे और सर्विस रोड पर ये गड्ढे जानलेवा बने हुए हैं और अधिकारी मूक दर्शक।
बहरहाल विभाग कब तक इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर पाता है, ये देखने वाली बात होगी। खबरों का सिलसिला लगातार चल रहा है, लेकिन वक्त तो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। कृपया ध्यान दें, नौकरी ढूंढोगे तो उम्र गुजर जाएगी। कुछ हुनर सीख लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो जिंदगी संवर जाएगी। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का कोर्स कराने वाले वैसे तो कई संस्थान हैं, लेकिन हजारों छात्रों के विश्वास का प्रतीक ई-टेक अकेडमी छात्रों के बीच अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। इंजीनियर तो सभी बनाते हैं, लेकिन आप बनिए एडवांस इंजीनियर ई-टेक के साथ। जी हाँ, भारी छूट का प्रलोभन या झूठे वादों का आश्वासन अपनाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब फैसला सही हो। इसलिए अपने पैसे और समय को बचाइए और ई-टेक को अपनाइए, क्योंकि सिर्फ ई-टेक देता है 100% सफलता की गारंटी। ई-टेक द्वारा पहली बार मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कोर्स के साथ प्लाज्मा, एलईडी टीवी, इन्वर्टर, यूपीएस, डीसीए, डीटीपी, इंग्लिश स्पीकिंग इत्यादि जैसे रोजगार परक कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। अधिक फीस में अधूरा ज्ञान या कम फीस में पूरा ज्ञान, फैसला आपका। हमारा पता है 2nd फ्लोर सिटी प्लाजा, शाह मार्केट, आगरा, यूपी। फोन नंबर 7500330330। ई-टेक सिर्फ नाम ही काफी है। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट यहाँ पर उपलब्ध है, तो तुरंत संपर्क करें। 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेटबंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट।
परम पूज्य संत जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी संस्था अध्यक्ष पंकज जी महाराज के दिव्य प्रवचन सुनिए हर रोज प्रातः 8:30 बजे साँझ गायत्री चैनल नंबर 873 पर। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। निवेदक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा। संपर्क करें 9412726572। अब एक बात की खबर। यूपी रोडवेज ने यात्रियों के लिए आईएसबीटी पर साइकिल व्यवस्था सेवा शुरू की थी, जो अपनी शुरुआत के साथ ही ठप पड़ी है। इसे विभाग के प्रचार प्रसार की कमी माने या यात्रियों की उदासीनता कहा नहीं जा सकता। फिलहाल की स्थिति में रोडवेज द्वारा आईएसबीटी पर रखी साइकिलें धूल फांक रही हैं। बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए आगरा शहर में घूमने और लोकल क्षेत्र में कामकाज के लिए प्रयोग करने के उद्देश्य से शुरू की गई साइकिल सेवा की हवा निकल गई है। इस सेवा में प्रयोग में आने वाली साइकिलों की हालत खराब हो गई है। अपनी शुरुआत से लेकर आज तक किसी भी यात्री ने इस सेवा का प्रयोग नहीं किया। वहीं इस सेवा को शुरू करने के समय एआरएम ने बड़े जोशीले अंदाज इस सेवा का लाभ यात्रियों को मिलने का दावा किया था। ऐसा ये है कि जो भी ग्रामीण क्षेत्रों से यात्री हमारी परिवहन निगम की बसों में यात्रा करके आते हैं, जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों से आने के बाद शहर में कुछ काम होता है, उनकी सुविधा के लिए साइकिलें हैं कि वो ग्रामीण क्षेत्रों से परिवहन निगम की बस में यात्रा करके आएँ, और यदि उनको लोकल यहाँ कोई काम है तो बस अड्डे पर हमारी साइकिल उपलब्ध है, वो उनको ये साइकिलें उपलब्ध करा दी जाएंगी। जिसका प्रोसेस ये है कि वो आकर के अपना टिकट दिखाएंगे, जिस टिकट पर उन्होंने परिवहन निगम की बस में यात्रा करी है, अपनी एक आइडेंटिटी ओरिजिनल रूप में यहाँ प्रस्तुत करेंगे और उनको निःशुल्क ये साइकिल उपलब्ध करा दी जाएगी। यूपी रोडवेज ने आईएसबीटी बस अड्डे पर 11 साइकिलों को यात्रियों को बसों से यात्रा करने के बाद शहर में यात्रा करने के लिए सेवा देने के उद्देश्य से शुरू किया था, जिसमें सबसे ज्यादा लाभ गांव से आने वाले किसानों को या ग्रामीण लोगों को मिलने का अंदाजा लगाया जा रहा था। लेकिन बिना प्रचार प्रसार की ये सेवा अपनी शुरुआत के दिन से आज तक जस की तस हालत में खड़ी है। कुछ साइकिलों की हालत तो खड़े खड़े ही खराब हो गई है। यूपी रोडवेज की सेवा को शुरू करने के समय जिस तरह के सपने देखे गए थे, वो सभी प्रचार प्रसार के अभाव में अधर में लटके हैं। हालात ये हैं कि बस अड्डे पर आने वाले यात्री इन साइकिलों को देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये साइकिलें बस स्टैंड पर क्यों खड़ी हैं, लेकिन उनके सवालों के जवाब बस अड्डे पर कोई व्यवस्था नहीं। इसके चलते रोडवेज की ये सेवा फेल हो गई है। असमय बरसात और ओलावृष्टि से बर्बाद किसानों को पहले प्रकृति और अब दक्षिणांचल विद्युत विभाग के बिलों की उगाही झेलनी पड़ रही है। वहीं किसानों की इस समस्या पर मुख्य अभियंता द्वारा बिलों के भुगतान में कोई राहत न मिलने की बात से किसानों को निराशा का सामना करना पड़ा है। बीते दिनों हुई बरसात और ओलावृष्टि से फसल खराब होने पर किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। इस बर्बादी में तमाम किसानों ने आत्महत्या कर मौत को गले लगा लिया था, जिन्हें अब सरकारी बिजली विभाग के बिलों को भरने का दंश झेलना पड़ रहा है। ऐसी ही समस्याओं को लेकर राहत देने के लिए किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य अभियंता से मिला, जहां उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा। सर, अभी तक बिजली विभाग की तरफ से हमें कोई राहत नहीं मिल पाई और बार बार ये कह रहे भाई वो भरो, अपना बिल फिनिश करिए। अब सर बिल फिनिश तो जब करें 80% तो गेहूं की फसल मर गई, अब 20% पेट में खाएंगे, लेकिन 20 पे पूर्ति नहीं हो रही। बच्चे की कहाँ से फीस लगाएं, कहाँ से पढ़ाई लें, कहाँ से बिल भर दें। तो सर हम इस बात से ज्यादा विकट परेशान हैं। कुछ राहत गवर्नमेंट बोल रही मजाक के रूप में, न जाने भाई तुमको मिलेगा कुछ राहत कोष मिलेगा, आपको उसमें चेक मिलेंगे, वो होगा। ऐसा कुछ नहीं मिला जी, हमको तो कुछ नहीं मिल पाया। किसानों के प्रतिनिधि मंडल की समस्या पर मुख्य अभियंता अतुल निगम का साफ तौर पर कहना है
कि विभाग ने पहले ही एक मुश्त रकम योजना का लाभ किसानों को दे दिया है। इसके बाद किसानों को विभाग की ओर से कोई राहत नहीं देने के आदेश हुए हैं। इस बिल माफ करना या किसानों को जो बिजली है ट्यूबवेल के लिए या गांव में पहले से ही सब्सिडी दी गई है, बाकी तो राहत जो सरकार अब दे रही है, चूंकि ये एक तरह की दुर्घटना है कि इसमें चूंकि विभाग द्वारा पहले से ही सब्सिडी और काफ़ी अच्छी सब्सिडी दी जा रही है, विभाग द्वारा क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही है, तो इसमें और अब गुंजाइश नहीं है सब्सिडी देने के लिए। एक और किसान है जो प्रकृति की मार से बर्बाद हो चुके हैं, जिनके पास 2 वक्त का भोजन जुटाना भी दूभर हो रहा है, और दूसरी ओर सरकारी बिजली विभाग है जो सरकारी नियमों के कानूनों में बंद कर किसानों से बिजली के बिलों की वसूली करने को मजबूर है। वहीं विभाग की बिलों की वसूली पर किसानों ने बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों के दरबार में राहत मिलने की फरियाद लगाई है, जहां से उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा है, जो एक गंभीर बात है, क्योंकि फसल बर्बाद होने से कई किसान आत्महत्या कर चुके हैं और अब बिलों की वसूली किसानों को आत्महत्या करने का दूसरा कारण न बन जाए। इस पर बिजली विभाग को जरूर सोचना चाहिए। शनिवार को शहर भर में जगह जगह महाराणा प्रताप की 475वीं जयंती की धूम देखने को मिली। इसी कड़ी में भारतीय राजपूताना एकता संघ द्वारा पेठा नगरी पार्क टेढ़ी बगिया पर और राजपूत चुंगी स्थित महाराणा प्रताप जयंती आयोजन समिति ने भी कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें शहर के जाने माने राजनीतिक सामाजिक लोग मौजूद रहे। भारतीय राजपूताना एकता संघ व महाराणा प्रताप जयंती आयोजन समिति द्वारा शनिवार को महाराणा प्रताप की 475वीं जयंती को लेकर शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें शोभा यात्रा निकालने के साथ ही सम्मान समारोह व सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य लोगों ने शिरकत की। पर देखकर अनिल भाई, आशीष भाई जो कार्यक्रम कर रहे हैं, हम उनका साथ सहयोग देने के लिए यहाँ तक आए हैं और भाइयों की ओर आगे बढ़ने की हम साथ देंगे। तो टीवी वाले हैं उनको देखते रहिए और कृपया मुझे सुनते किया है। इसी तरीके से मैं राजस्थान से गुमान सिंह चौहान प्रदेश की सरकार है भारतीय राजपूताना एकता संघ महाराणा प्रताप की जयंती पर अध्यक्ष। कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री राजा रिद्धिमान सिंह ने महाराणा प्रताप के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। इस मौके पर देश भर के क्षत्रिय भाइयों को संगठित करने के उद्देश्य से एक सदस्यता अभियान भी चलाया गया। प्रदेश के मुखिया की विकास योजनाओं में शामिल ड्रीम ताजगंज प्रोजेक्ट का काम जोरों से चल रहा है, जिसके अंतर्गत फुटपाथ पर हरियाली करने का जिम्मा वन विभाग को सौंपा गया है, जिससे शिल्पग्राम से ताजमहल तक जोन का रास्ता हरियाली और खुशबूदार फूलों की महक से खुशनुमा बन सकेगा। ताजगंज मेगा प्रोजेक्ट में वन विभाग को हरियाली विकसित करने का जिम्मा सौंपा गया है। पाथवे के और साइकिल ट्रैक के किनारे शोभादार पौधे लगाए जाएंगे। इससे ताज के रास्तों पर खूबसूरती और बढ़ेगी। ताजगंज प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए के विकास कार्य हो रहे हैं। वहां हरियाली का काम राज्य के निर्माण निगम को करना था, जिसे बीते दिनों शिल्पग्राम में हुई महानिदेशक पर्यटन उत्तर प्रदेश अमृत अभिजात ने समीक्षा बैठक के दौरान परिवर्तन के निर्देश दिए। उन्होंने ताजगंज प्रोजेक्ट का नक्शा वन विभाग को भेज दिया है, जिससे वन विभाग पौधारोपण कर सके। वन विभाग पौधारोपण के बाद उसकी देखरेख का जिम्मा 3 साल तक खुद संभालता है, जो ताजगंज की हरियाली के लिए लाभकारी साबित होगा। आजादी के दौर में जो पत्रकारिता एक मिशन हुआ करती थी, अब बदलते दौर में पत्रकारिता भी व्यापारीकरण होता जा रहा है। ये कहना है ब्रह्म कुमारी समाज के नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर का, जिन्होंने बदलते दौर की मीडिया के बारे में ईदगाह पर एक मीडिया सेमिनार में इस विषय पर चर्चा की, जहां वरिष्ठ पत्रकारों ने अपने अनुभव साझा किए। शनिवार को ब्रह्म कुमारी समाज द्वारा ईदगाह स्थित ब्रह्म कुमारी सेंटर पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्म कुमारी समाज के पदाधिकारियों के साथ आगरा के वरिष्ठ पत्रकारों ने भी मंच साझा किया। सेमिनार में बदलते दौर की पत्रकारिता पर चर्चा की गई, साथ ही इसमें पत्रकारिता के स्टूडेंट्स को भी आमंत्रित किया गया था। ब्रह्म कुमारी समाज के मीडिया विंग के नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर ब्रह्म कुमार सुशांत ने बताया कि आज के समय की और आजादी के समय की पत्रकारिता में बहुत बदलाव आया है। पत्रकारिता आजादी से पहले मिशन हुआ करती थी, लेकिन अब बहुत बदलाव हुआ है। सेमिनार का शुभारंभ समाज के पदाधिकारियों और आगरा के वरिष्ठ पत्रकारों ने दीप प्रज्वलित कर किया। सेमिनार का उद्देश्य है कि समाज में जिस प्रकार की समस्याएं हैं, उसका आध्यात्मिक निदान क्या है। इसका मेन जो सार है कि आध्यात्मिक निदान, आध्यात्मिक तल पर ही इसका निदान ढूंढा जा सकता है। हाँ, बाद में जो निदान है वो अपने आप जुड़ते जाएंगे जब हम आध्यात्मिक स्तर पर काम करना शुरू करेंगे, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। हम मियर चेंज नहीं कहते हैं। चेंज तो सदियों से होता आया है, लेकिन चेंज से इंसान का दुख
इंसान का समस्या दूरीभूत नहीं हुआ है। चेंज के बदले हम चाहते हैं रूपांतरण, टोटल मेटामॉर्फोसिस, टोटल रिजुविनेशन, जड़ से लेके हम उसको परिवर्तन करेंगे, जिसको हम कहते हैं कि एक कैटरपिलर जैसे बटरफ्लाई बनता है तो एक रूपांतरण की प्रक्रिया में वो होता है। तो ऐसे ही मानव का दिव्यीकरण जरूरत है, क्योंकि आज मानव जो है अब दानव बन गया है। दानवीय गुण जो है, दानवीय अवगुण जो है वो आज मानव में आ गया है, जिसके कारण इतना हिंसा, द्वेष, घृणा, नफरत और मार काट हो रहा है। तो इसकी रोकथाम, इसकी परिवर्तन बहुत आवश्यक है। उसके लिए हमें जो है देवी गुणों की पुनर्स्थापना मानव के जीवन में, मानव के अंदर, जिसको हम कहते हैं कि गीता में कहा गया है कि मैं देवी संपदा का स्थापना करने के लिए आता हूं और आसुरीय संपदा का विनाश करने के लिए आता हूं। साथ ही मीडिया विंग के नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर ने मीडिया की भूमिका को समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान बताया। समय की मांग के हिसाब से मीडिया में बदलाव भी जरूरी होता है। वहीं सेमिनार में आए पत्रकारिता के छात्रों ने मंचासीन पदाधिकारियों से अपने विचार विमर्श भी किए। रेनबो हॉस्पिटल में 2 दिवसीय एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गुर्दे की पथरी को लेजर तकनीकी के माध्यम से दूरबीन विधि से निकालने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली आधुनिक विधियों पर वरिष्ठ डॉक्टर्स द्वारा प्रकाश डाला गया। साथ ही देश विदेश से आए विभिन्न चिकित्सकों को इस अत्याधुनिक विधि का प्रशिक्षण भी दिया गया। आगरा के प्रतिष्ठित रेनबो हॉस्पिटल में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन शनिवार को हुआ, जिसमें गुर्दे की पथरी को बिना चीरफाड़ के लेजर विधि के माध्यम से दूरबीन विधि से निकालने के लिए प्रयोग की जाने वाली आधुनिक विधियों पर प्रकाश डाला गया। साथ ही देश विदेश से आए विभिन्न चिकित्सकों को इस अत्याधुनिक विधि का प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर डॉक्टर मधुसूदन अग्रवाल का कहना था कि गुर्दे की पथरी को बिना चीरफाड़ के अत्याधुनिक दूरबीन विधि द्वारा पथरी को चूरा करके निकालने की विधि, जिसे मिनिमल इन्वेसिव PCNL के नाम से जाना जाता है। इस विधि से मरीज को रोग मुक्त होकर पूर्ण स्वस्थ होने में बहुत कम समय लगता है। छिद्र इतना बारीक होता है कि उसमें टाँका लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती और 1 या 2 दिन में ही मरीज की छुट्टी कर दी जाती है। हमारे हॉस्पिटल में एक कार्यशाला आयोजित की गई है पथरी के इलाज के लिए, जो एक अत्याधुनिक विधि है। एक बहुत ही सूक्ष्म छिद्र के द्वारा, लेज़र के द्वारा दूरबीन से गुर्दे की पथरी निकाली जाती है, जिसको MIP कहते हैं, मिनिमली इन्वेसिव PCNL। ये दुनिया में पथरी के इलाज की सबसे अत्याधुनिक विधि है, जिसमें मरीज को कोई तकलीफ नहीं होती और बिना किसी रक्तस्राव के, बिना किसी टाँके के और बिना किसी तकलीफ के ये पथरी निकाल दी जाती हैं। वहीं डॉक्टर्स का कहना था कि ये विधि इतनी आधुनिक है जिसे भारत ही नहीं बल्कि विश्व के बहुत कम गिने चुने अस्पतालों में ही उपलब्ध कराया जा सकता है। पिछले दिनों प्रोफेसर डॉक्टर मधुसूदन अग्रवाल को यूरोलॉजी के विश्व सम्मेलन में इस विधि से ऑपरेशन करने के लिए सम्मानित भी किया गया है। वहीं डॉक्टर मधुसूदन अग्रवाल को अमेरिकन यूरोलॉजी एसोसिएशन के द्वारा यह ऑपरेशन करने के लिए आमंत्रित भी किया गया है। शनिवार को सेक्टर 7 में रेणुकापुरी अर्जुन समिति द्वारा भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में पुरुषों के साथ साथ बच्चों और स्त्रियों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सेक्टर 7 से शुरू होने वाली शोभा यात्रा को पूरे आवास विकास में भ्रमण कराया गया, जहां क्षेत्रीय जनता ने शोभा यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया। सर्व ब्राह्मण महाकुंभ की शुरुआत करते हुए रेणुका आयोजन समिति ने शनिवार को भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा निकाली। करीब दर्जन भर झांकियों से सजी भगवान परशुराम की शोभा यात्रा को पूरे आवास विकास में भ्रमण कराया गया, जहां शोभा यात्रा और उसके आयोजकों का क्षेत्रीय जनता ने जगह जगह स्वागत किया। सेक्टर 7 से शुरू हुई इस शोभा यात्रा में महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। आज शोभा यात्रा का कार्यक्रम है जो पूर्ण रूप से सभी लोगों ने, क्षेत्रवासियों ने हमारे साथ तन मन धन से साथ देकर के हमारे साथ चल रहे हैं। शोभा यात्रा भव्य रूप से निकाली जा रही है। कल हमारा रेणुकापुरी आयोजन है 25 ने सब ब्राह्मण समाज का, जिसमें कम से कम 25-30 हजार ब्राह्मण बंधु आगरा क्षेत्र के आसपास के जनपद के हमारे कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। बड़ा जोश है। भगवान परशुराम में सब लोग विलीन हो गए हैं और भगवान परशुराम के वंशज के रूप में बढ़िया सी उनकी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा को बैंड बाजों के साथ भक्तिमय गीतों के साथ निकाला गया, जिसमें समिति के पदाधिकारियों ने जमकर डांस किया। आयोजन समिति से मिली जानकारी के अनुसार आगरा में पहली बार सर्व ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए सेक्टर 14 करकुंज चौराहे के पास मैदान में विशाल मंच तैयार किया जा रहा है,
जहां 10 मई को तमाम राजनीतिक दलों के लोग एक मंच पर दिखाई देंगे। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। Thank you.